हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंडली डॉक्टर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मेकोनियम एस्पिरेशन के बारे में। दोस्तों, ये जो नवजात बच्चा जो रिसेंटली पैदा हुआ होता है, उसका एनआईसीयू में यानी कि न्यूनेटल आईसीयू में जाने का बहुत ही सबसे कॉमन कारण होता है। और ये 5 से एज मच एज 5 से 10% यानी कि अगर 100 बच्चे पैदा होंगे तो उसमें 5 से 10 बच्चों को वेरिएबल डिग्री ऑफ प्रॉब्लम होगी। इसमें दोस्तों मैं आगे डिस्कस करूंगा, पूरा वीडियो देखिएगा कि क्या होता है और किस तरीके से छोटा बच्चा जो होता है रिसेंटली पैदा होता है उसको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसको किस तरह प्रकार ट्रीट किया जाए और इसको आपको घबराना चाहिए या नहीं घबराना चाहिए। तो ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में उठते होंगे अगर आपका बच्चा रिसेंटली आईसीयू में गया होगा और हो सकता है इस बीमारी से पीड़ित हो, तो उसको मैं जो भी सारे सवाल है उसका आज मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं मेकोनियम एस्पिरेशन। तो दोस्तों 2 शब्दों से बना है। जो पहला शब्द है मेकोनियम, इसका मतलब होता है जो बच्चा जो होता है वो कई बार लैट्रिन कर देता है एमनियोटिक फ्लूइड में, यानी कि जब गर्भाशय के अंदर होता है बच्चा तो कई बार वो डिस्ट्रेस में होता है, यानी कि कई बार उसको ब्लड फ्लो की कमी हो रही होती है या वो नीचे निकलने का प्रयास कर रहा होता है डिलीवरी के दौरान और वो डिलीवरी नहीं हो पा रही होती, तो कई बार बच्चा जो होता है डिस्ट्रेस में चला जाता है, स्ट्रेस में होता है वो। ठीक है, वो मतलब और ये यूजुअली उनमें देखा जाता है जिनमें प्रेगनेंसी टर्म पूरा हो गया, मतलब जो भी जेस्टेशन एज होता है 38-39 वीक्स हो गया, उसके बाद भी अगर बच्चा पेट में है और हम लोग वेट कर रहे हैं नॉर्मल डिलीवरी का, सीजन डिलीवरी का, और हमको लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो कई बार बच्चा डिस्ट्रेस में चला जाता है, उसका ब्लड फ्लो कहीं प्रॉब्लम हो जाता है, कहीं प्लेसेंटा में उतना प्लेसेंटा उतनी सक्षम नहीं रहती है कि बच्चे को ब्लड फ्लो प्रोवाइड कर पाए, तो बच्चा डिस्ट्रेस चला जाता है और वो अपने एमनियोटिक फ्लूइड में यानी गर्भाशय के अंदर ही स्टूल पास कर देता है, यानी लैट्रिन कर देता है। इस लैट्रिन को ये ग्रीन कलर की होती है, बोलते हैं मेकोनियम, यानी कि जो फर्स्ट लैट्रिन होती है जो बच्चा जो पास करता है उसको बोलते हैं मेकोनियम। और ये एमनियोटिक फ्लूइड के माध्यम से, एमनियोटिक फ्लूइड में ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियो बना चुका हूं, एमनियोटिक फ्लूइड के माध्यम से बच्चा इसको अपने नाक के अंदर से फेफड़ों में ले लेता है। ठीक है, तो ये एक तरीका का अपने लंग्स में, फेफड़ों में, बच्चे के फेफड़ों में रिएक्शन या निमोनिया टाइप का, निमोनाइटिस टाइप का करने लगता है। तो इसको बोलते हैं एस्पिरेट कर, यानी कि जो फर्स्ट लैट्रिन थी वो बच्चे ने एस्पिरेट कर लिया, उसके वजह से लंग्स में क्या प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम होने लगती है, यहाँ तक कि कई बार बच्चे को वेंटिलेटर मशीन तक पे ले जाना पड़ सकता है, मतलब इन सीवियर केसेस, इन सम केसेस तो हो सकता है इतना दिक्कत हो, इतना सारा उसने एस्पिरेट कर लिया हो गंदा मल पदार्थ, तो लंग्स में पूरा ओपेसिटी आ जाएगी, निमोनिया हो जाएगा, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा इतनी दिक्कत आ सकती है कि ऑक्सीजन तो लगेगी, हो सकता है वेंटिलेशन तक जाना पड़े। तो ये जिस्ट था और इट इज वेरी कॉमन, मतलब 5 से 10% जैसा कि मैंने बताया होता है। और कॉमन एनआईसीयू में बच्चे का, ये बच्चा एनआईसीयू की फोटो है, काफी कॉमन कारण है कि बच्चा इस बीमारी की वजह से एनआईसीयू में जाए। तो दोस्तों इस डायग्राम में डिपिक्ट किया गया है, ये जो बच्चा है गर्भाशय में लेटा हुआ है, इसका सर जो है नीचे डाउन है बच्चेदानी के अंदर, ये प्लेसेंटा है, यहाँ से इसको सप्लाई मिल रही है ब्लड की। तो इसमें बच्चे ने एमनियोटिक फ्लूइड में लैट्रिन पास कर दिया, यानी कि मेकोनियम, ये यूजुअली ग्रीन कलर का, यानी कि बच्चे का जो फर्स्ट लैट्रिन है वो एमनियोटिक फ्लूइड में इसमें इसने कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि स्ट्रेस में था, दबाव में था, तो इसने कुछ ना कुछ कारण था, ठीक है, तो उसके वजह से इसने ग्रीनिश कलर का लैट्रिन कर दिया। और यही जो पदार्थ होता है ये बच्चा इनहेल कर लेता है और ये बच्चे के लंग्स में चला जाता है। तो इस प्रकार के इन्फिल्ट्रेट्स जो होते हैं बच्चे के लंग्स में चले जाते हैं, तो उससे इसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम, मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है, निमोनिया वगैरह हो जाता है। तो इसके अगर दोस्तों सिम्टम्स की बात करें तो यही रेस्पिरेटरी रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं। बच्चा ब्लूइश डिस्कलरेशन, यानी कि नीला पड़ सकता है, उसके शरीर में नीले दाने, नीले नीले स्पॉट्स पड़ जाएंगे, सॉरी, और उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और उसका सबसे मतलब कैसे पहचानते हैं, तो जब बच्चा डिलीवर हो रहा होता है तो जो एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि जो पानी निकलता है तो वो ग्रीनिश टेंज होगा, यानी कि ग्रीन कलर का मेकोनियम जो मैं बता रहा था, जो फर्स्ट लैट्रिन होती है ग्रीन कलर की होती है, हरे रंग की होती है, तो जो एमनियोटिक फ्लूइड निकलेगा हरे रंग का होता है। तो ये तो बता दें कि बच्चे ने भैया पेट में लैट्रिन कर दिया था। अब उसने एस्पिरेट किया कि नहीं किया, इसको देखने के लिए जो आपके पीडियाट्रिशियन होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, लैरिंगोस्कोप के माध्यम से उसका बच्चे की वोकल कॉर्ड्स वगैरह देखता है कि क्या इसने जो उसमें अगर हरा हरा रंग का पदार्थ मिल रहा है तो वो डायग्नोसिस बना लेगा कि हाँ बच्चे लैट्रिन भी किया और बच्चे ने उसको इनहेल भी कर लिया। ठीक है, उसके अलावा चेस्ट एक्सरे वगैरह किया जा सकता है, तो चेस्ट एक्सरे में ऐसे छोटे छोटे और तो बड़े बड़े निमोनिया के पैच भी दिख सकते हैं। इस चेस्ट एक्सरे में छोटे छोटे डॉट डॉट, जैसे मैं पिछले इमेज में दिखा रहा था,
तो ये उतना सीवियर नहीं है। जितने बड़े बड़े पैच, मान लीजिए बड़े बड़े पैच आ जाएंगे तो ये उतना ही सीवियर हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों में हो सकता है वेंटिलेशन, ऑक्सीजन तो देनी पड़ेगी, सपोर्टिव केयर देना पड़ेगा, निमोनिया हो गया तो उसका ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें सक्शन, सबसे पहले तो सक्शन का प्रयास किया जाता है कि जो भी पदार्थ अंदर चला गया है लंग्स में, तो उसको जितना सक्शन हो पाए लंग ट्रेकिया के माध्यम से, अगर कोई ऑक्लूजन हो रहा है, कोई मतलब हमारे एयरवे, बच्चे के एयरवे को बंद कर दिया तो उसको पदार्थ को सक कर लिया जाए, मशीन से सक्शन कर लिया जाएगा। एंटीबायोटिक्स, क्योंकि निमोनिया हो जाता है सेकेंडरी। ब्रीदिंग मशीन, ठीक है, ब्रीदिंग मशीन में बहुत सारी मशीन नई नई आ गई हैं। वेंटिलेटर तो लास्ट स्टेज होता है, उसके पहले भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, हो सकता है प्लेन ऑक्सीजन से सप्लाई हो जाए, हो सकता है हुड लगा के हो जाए, तो बहुत सारे स्टेप्स हैं, प्रयास किया जाता है। और अगर लास्ट रिजॉर्ट होता है तो वेंटिलेशन पे लिया जाता है, और घबराने की आवश्यकता नहीं है। यूजुअली ये बीमारी, अभी मैं आगे बताऊंगा, इतना घबराना, वेंटिलेशन का शब्द सुन के हम लोग घबराए ना, इतना सीरियस भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कम पेशेंट्स में वहां तक जाना पड़ता है। अगला है दोस्तों वार्मर मशीन। बच्चों को वार्म किया जाता है क्योंकि निमोनिया हो रहा होता है, तो उसको हो सकता है कि कोल्ड फीलिंग हो, तो उसको वार्मर पे रखा जाता है और उसके छाती में मसाज वगैरह, टैप वगैरह किया जाता है, तो ताकि जो जकड़न है, छाती में जो सिक्रीशंस जम गए हैं वो टैप करके थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। तो दोस्तों प्रोग्नोसिस अगर बात किया जाए तो यूजुअली 2 से 4, ऑन एन एवरेज 2 से 5 दिन में जो बच्चे हैं वो रिकवर कर जाते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा सीवियर निमोनिया होता है या बहुत ज्यादा उसने मल पदार्थ इनहेल कर लिया होता है तो प्रॉब्लम आ सकती है। इन सम केसेस वेंटिलेशन पे जाया जा सकता है, बट इसमें हम लोग घबराने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे एनआईसीयू सेटअप में अगर बच्चा है तो रिकवरी हो ही जाती है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। और अगर आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन हो रहा हो कि ये अगर लंग्स में चला गया तो क्या कुछ लंग्स में चेंजेस रह जाएंगे, तो यूजुअली कोई परमानेंट लंग डैमेज नहीं रहता है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऑक्सीजन देके, यूजुअली जो प्रैक्टिकली होता है, यूजुअली ज्यादातर बच्चे ऑक्सीजन वगैरह 1-2 दिन, 3-4 दिन एनआईसीयू में स्टे करके और उनको सपोर्टिव केयर ऑक्सीजन वगैरह लगा दिया जाता है और वो फुल्ली रिकवर कर जाते हैं। और ऐसे बच्चों को आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उनके फेफड़े जो हैं एज अ नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग होता है उसके जैसे ही होते हैं। और इन सम केसेस हो सकता है कि ज्यादा दिक्कत हो तो वेंटिलेशन तक पे जा सकता है। तो मैं ये इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आजकल काफी कॉमन कॉज हो गया है एनआईसीयू में, न्यूनेटल आईसीयू में बच्चे काफी जाने लगे हैं, और सेंस लिटरेचर में है भी कि 5 से 10% है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना आवश्यक है और अननेसेसरी पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है हम लोग को। इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है, बहुत इजीली अवेलेबल है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक पसंद आया होगा, और आपके अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा, काफी भय हो जाता है छोटा बच्चे को देख के, अगर आईसीयू में जा रहा है तो कोई भी आदमी डर जाएगा, तो उसके लिए मैंने आपके जो भी घबराहट है उसको शांत करने के लिए जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने देने का प्रयास किया। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और भी मेडिकल अपडेट्स मैं आपको देता रहूं। और अगर आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं तो ये वीडियो, अगर उसका बच्चा एनआईसीयू में है, उसको इस तरह की प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो आप उसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।